हटाने में ये सक्षम है। मुफादात आप कह लीजिए, ठीक। ये एक बड़ी सीधी-सी बात है कि पाकिस्तान से अगर सऊदी अरब चाहे कि पाकिस्तान से कुछ कमाई करे, उन्हें अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान को एक मार्केट के तौर पे इस्तेमाल करे, जी। तो वो तो नहीं, उनको कोई फ़ायदा मुनाफ़ा तो है नहीं। आजकल ज़माना है कमाई का और आप देखते हैं कि सारे मुल्क इधर-उधर भाग-दौड़ कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया भी कर रहा है। जी। वो ये सोचते हैं कि हम सारी ज़िंदगी से तेल पैदा करके, तेल बेच के तेल की कमाई खा रहे हैं। जी। तेल खत्म हो गया नीचे तो फिर क्या करेंगे? ठीक। लिहाज़ा आज जो तेल से कमाई है वो उसको मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में लगाना चाहते हैं, ताकि तेल खत्म हो तो तब भी दूसरी जगहों से उनको आमदन आती रहे। सही। भारत में बहुत बड़ी-बड़ी रिफाइनरीज़ हैं, बहुत बड़ी आबादी को उन्होंने पेट्रोल मुहैया करना है, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में इम्पोर्ट भी करते हैं क्रूड ऑयल और रिफाइनरियाँ भी बहुत बड़ी हैं, वो चलती हैं। सो ये एक सेक्टर है जो सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी से मिलता है, सही। कि उनका भी तेल का काम है। तो लिहाज़ा वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ताकि उनकी इकोनॉमी जो है, वो सिर्फ़ तेल निकालने की मोहताज ना रह जाए। सही। अब पाकिस्तान उसके मुकाबले में छोटी मार्केट है और दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी का चूँकि हाल अच्छा नहीं, जी। तो हम सऊदी अरेबिया से उल्टा पैसे माँगते हैं, कर्ज़ा माँगते हैं, हमें उनको कमाई क्या करके देनी है? सही। तो यहाँ पे वो जो सऊदी। इन्वेस्टमेंट करेंगे, दर हकीकत उनको उसका फ़ायदा कम और हमें ज़्यादा होगा। ठीक। भारत में इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा भारत को भी होगा और इनको भी होगा, सऊदीज़ को भी। ठीक। तो ख्याल मुख्तलिफ है। तो इस लिहाज से हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि सऊदी अरब को पाकिस्तान से चूँकि आमदन नहीं मिल सकती, यहाँ तो उनको कर्ज़ा देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, सही। तो बाकी दुनिया में उनको जहाँ से भी आमदन होगी, वो कमाई कर सकेंगे, वहाँ लाज़िमन जाएँगे। अगर पाकिस्तान की दुश्मनियत तो होती रहे, उनको इस चीज़ से परवाह नहीं। सही। वो यही हम आपको कहेंगे कि जनाब, हम उनके साथ मिलके आपके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, आप फ़िक्र ना करें। हम तो सिर्फ़ उनसे हमने ये माली मामलात या जी। तिजारत के मामलात रखे हैं, इसके अलावा तो है कुछ नहीं। बिल्कुल सही। तो इस वजह से पाकिस्तान को ये ज़हन में रखना चाहिए कि सऊदी अरब के जो मफादात हैं, अपनी इकोनॉमी के नुक्ता निगाह से, वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा भारत या और मुल्कों के साथ। बिल्कुल ठीक। सही। जैन साहब, लद्दाख में भारत और चीन के दरमियान जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी बात करें तो 3 माह से दोनों ममालिक की फ़ौज एक दूसरे के आमने सामने है। बज़ाहिर तो मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो कशीदगी के इम्कानात हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आगे मौसम की तब्दीली आएगी और वो बड़ा सर्द इलाका है, जब वहाँ पर शदीद सर्दी होगी, नकलो हरकत जो है वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर होगी, तो इसके नतीजे में कोई तब्दीली आ सकती है? तब्दीली मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़ास तब्दीली। देखिए, बात ये है कि भारत और चीन का मसला मौजूद है पहले से और सरहदों पे थे ये। अब चाइना ने को थोड़ा फायदा लिया जिसकी वजह से लद्दाख में टेंशन है। भारत चाहता है कि चाइना वहां से निकले, वो नहीं निकल रहे, जी। तो एक टेंशन तो वहां मौजूद रहेगी। ठीक। लेकिन मेरा ख्याल है कि चाइना ने ये जो थोड़ा कुछ किया है, ये उस एक मकसद के लिए कि वो जो इलाका जहां से सी पैक वगैरह गुजरता है वो महफूज हो जाए, भारत उसको थ्रेट ना कर सके। सही। इससे हट का और कोई मकसद नहीं। वो नहीं चाहते कि भारत के साथ कोई लंबी चौड़ी जंग लड़ी जाए, ठीक। ना ही वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना मिलके कोई यहाँ पे भारत को सबक सिखा दें, वो भी नहीं वो चाहते, क्योंकि उनको अंदाजा है कि अगर इस तरह की बात की तो अमेरिका जो है वो भारत के साथ आज खड़ा है, अमेरिका के भी तादी बने हैं, वो तो फिर जंग फैल गई। तो आप जंग को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जो माशी तरक्की का मसला है वो तो हाल ही तब होता है जब आपके पास अमन हो। तो इस वजह से खित्ते में चाइना के इतने बड़े अच्छे सुलझे हुए किरदार की वजह से, बहुत दूरअंदेशी का जो वो सबूत दे रहे हैं उसकी वजह से, आप देखेंगे कि ये टेंशन खत्म हो जाएगी, ये बढ़ेगी नहीं आगे। अच्छा, कन्फ्रंटेशन नहीं हो। ठीक। तो अगर ये खत्म हो जाती है या थोड़ा नरम पड़ जाती है तो तब भी आप देखेंगे कि खित्ते के हालात जो है वो काफी बेहतर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर कोई बहुत नेगेटिव इफेक्ट आने वाला है। बिल्कुल सही। जैन साहब, कहा जाता है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर जो हिंदुस्तान है वो अपनी फ़ौज की तादाद जो है बढ़ा रहा है, तो इस सूरत को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या समझेंगे कि क्या हिंदुस्तान जो है वो वाकई को मनसूबाबंदी कर रहा है चीन के ख़िलाफ़, या फिर अगर वो इस तरीके से कोई कदम उठा रहा है तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ और अपनी बका के लिए ज़रूरी समझते हैं?
तहफ़्फ़ुज़ तो मैं नहीं समझता कि उसकी ज़रूरत है, क्योंकि चाइना इससे आगे तो जा नहीं रहा। ठीक। लेकिन चाइना की आर्मी भी बैठी हुई है वहाँ पे, जी। मुख्तलिफ जगहों पे, गलवान वैली में भी है, वो निप्पू लेक के पास भी है और जगहों पे। तो इन हालात में कोई भी मुल्क हो, उसको ये एहसास होगा कि अगर उनके सामने किसी की फ़ौज मौजूद है, तो वो भी अपनी तरफ अपनी फ़ौज को ला के रखें, जी। ताकि एक दूसरे पर चेक रहे। ये ना हो कि आप अपनी फ़ौज ना लाएँ और दुश्मन जो है वो अपना लाओ लश्कर लेके आपके ऊपर चढ़ दौड़े। तो चाइना पे वो उस तरह का एतमाद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से भारत ने अपनी पूरी कुव्वत यहाँ रखी हुई है। सही। लेकिन कुव्वत इसलिए नहीं है कि वहाँ पे जंग हो जाए, क्योंकि भारत पे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बार-बार यही कहते हैं कि जनाब जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं, मसला बिल-आखिर बातचीत से होना है। तो बातचीत जो है वो तो वो कर रहे हैं, सिर्फ ये हो रहा है कि ये बातचीत पहले कोर कमांडर्स की लेवल पे हो रही थी, वहाँ कामयाब नहीं हुई, और अब तजवीज़ ये है कि ये सियासी रहनुमाओं की लीडरशिप के लेवल पे होगी। इसके बरक्स सऊदी अरब के हिंदुस्तान और इसराइल के साथ बड़े करीबी तल्लुकात हैं, और सऊदी अरब बज़ाहिर ये दावा भी करता है कि वो उम्मत मुसलमा का रहनुमा है या लीडर है। तो आपकी नज़र में क्या सऊदी अरब का ये दावा दुरुस्त है? देखिए, सऊदी अरब का दावा आज का नहीं, वो बहुत पुराना है, जी। और उसमें हमें ज़रा उसका बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है। मुस्लिम उम्मा का अगर कोई लीडर है, जी। अगर सऊदी अरब क्लेम करे, जी। तो सऊदी अरबिया के पास दो जवाब हैं। एक तो ये कि उनके पास तेल की दौलत बड़ी थी, और मुस्लिम उम्मा में खास तौर पे शाह फैसल के वक्तों से ये काफ़ी रफ़ाए आमा वगैरह के काम करते हैं। पाकिस्तान में मदारस कई हैं जो इनके फंड से चलते थे। आपने देखा फैसल मस्जिद यहाँ बनी, सऊदी अरेबिया ने पैसे लगाए। इस तरह ये रफ़ाए आमा के काम वगैरह बहुत सारे इस्लामी मुल्कों में करते हैं, तो इस्लामी मुल्क इनकी कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। दूसरा एक आपका जो मैंने जैसे कहा कि एक रूहानी मजहबी रिश्ता है, और ये दुनिया में मुसलमान जहां भी हैं उनको हज भी करना है, उम्रा भी करना है, और वो इस मुल्क में उनका सफर जारी रहता है। लिहाजा उस चीज से, उस अहमियत को समझते हुए सऊदी अरेबिया ये कह सकता है कि जी हम मुस्लिम उम्मा के रहनुमा हैं। लेकिन रहनुमाई की दूसरी एक और शक्ल है, जी। वो सियासी है, वो उसके अवामिल मुख्तलिफ हैं, वो मिलिट्री कुव्वत है, उसमें उसमें इकोनॉमी के साथ साथ आपके पावर के जो और एलिमेंट्स हैं वो सारे उसमें शामिल हैं। सही। और जिसके पास वो होंगे, सही मानों में वही लीडर कहलाएगा। वो क्या है कि आपके पास एक मजबूत फौज हो, आपके कर्जे ना हो, मजबूत आपकी इकोनॉमी हो, आप एक अच्छे लीडर आपके पास हो जो आपको लीड कर सक रहा हो और मुस्लिम उम्मा की भी रहनुमाई कर सकता हो, जी। और आपके पास लीडरशिप के साथ साथ एक मकसद हो, और वो मकसद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम उम्मा की भलाई का हो, ना कि आपने अमेरिका की लाइन टो करनी है, रशिया की करनी है या किसी और की करनी है। तो उस लिहाज से आप देखें तो टर्की उभर के सामने आ रहा है। ठीक। मुझे लगता ये है कि सिक्योरिटी और सियासत या पॉलिटिकल नुक्ता निगाह से टर्की किसी वक्त इस्लामी दुनिया का एक अनचैलेंज लीडर बन जाएगा। पाकिस्तान के पास जवाब था, पाकिस्तान बन सकता था, आप न्यूक्लियर पावर हैं, आप एक मजबूत आपकी फौज है, और एक वेल एस्टेब्लिश्ड आपकी गवर्नेंस सिस्टम है, ये सारा मौजूद है। लेकिन आप मकरूज हैं, आपकी इकोनॉमी बुरे हाल में है, आप कर्जों से दूसरों की तरफ देखते हैं, वो आपसे अपने बातचीत मनवाते हैं, तो आपकी लीडरशिप बहुत इंडिपेंडेंट रही। तो हमेशा से मजहबी नुक्ता निगाह से सऊदी अरेबिया के पास ये लेवरेज रहेगी, और वो एक लीडरशिप का रोल, मजहबी लीडरशिप का रोल तो वो अदा करता रहेगा। सही। लेकिन हकीकतन जो सियासी तौर पे दुनिया की लीडरशिप, दुनिया में सही, इस्लामी वो लीडरशिप टर्की सामने आएगा। के टर्की उसको संभालेगा। तैयब उर्दगान उसके लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये फर्क है। सऊदी अरेबिया हर चीज में लीडरशिप क्लेम नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, ठीक है, वो आपने बता दिया। जन साहब, क्या पाकिस्तान के ईरान, तुर्की, मलेशिया और चीन के साथ तल्लुकात जो हैं वो सऊदी अरब के लिए काबिल तशवीश हैं?
नहीं, कतन नहीं। अच्छा। चीज ये है कि हम जो जिस चीज को प्रमोट कर रहे हैं वो है बायलैटरल रिलेशनशिप, बायलैटरलिज्म जैसे कहते हैं। बायलैटरलिज्म या बायलैटरल ताल्लुक, ये दो तरफा ताल्लुकात होते हैं, इसमें किसी तीसरे फरीक का दखल नहीं होता। सही। अब सऊदी अरेबिया के साथ हमारे ताल्लुक